स्वीट टूथ। ये आपकी स्क्रीन पर पिछले वीक से फ्लैश हो रहा होगा क्योंकि जल्द ही नेटफ्लिक्स डीसी के वर्टिगो इम्प्रिंट्स के इस कॉमिक सीरीज के बेस पर एक फुल फ्लेज टीवी शो ला रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके प्रोड्यूसर हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर और उनकी वाइफ। हेलो गाइज, मैं हूं आपका होस्ट गुलशन और इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे स्वीट टूथ के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये कॉमिक्स है कैसी, इसकी बैक स्टोरी क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है और क्या आपको ये शो देखना चाहिए या ये कॉमिक्स पढ़नी चाहिए। सब के बारे में बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में। स्वीट टूथ ने 2009 से लेकर 2013 तक 46 इशूज फिनिश कर लिया था। इसे पब्लिश करती है डीसी कॉमिक्स के अंडर आने वाली वर्टिगो इम्प्रिंट्स, जिनके स्टोरीज थोड़े यूनिक होते हैं, थोड़े हटके होते हैं। और इसे लिखा है और आर्ट किया है जेफ लेमायर ने। और आगे आपको पता चलेगा कि कैसे इस इंसान ने पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड स्टोरीज में कुछ हट कर दिखाया है। तो स्वीट टूथ की बैक स्टोरी कुछ इस तरह है कि फ्यूचर में एक अननोन प्लेग फैला हुआ है जिसके कारण इंसानों की पूरी आबादी मिटने को है। इंसान बहुत कम बचे रह गए हैं, पर ठीक इसी बीच कुछ अजीब हुआ। इंसानों के नए जनरेशन वाले बच्चे हाइब्रिड्स होने लगे, यानी हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल। और ये सारे हाइब्रिड्स उस प्लेग से इम्यून थे, मतलब प्लेग का इन पर कोई असर नहीं होता था। किसी को इसके पीछे का रीज़न का पता नहीं था कि आखिर ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है। इस हाइब्रिड्स की कड़ी में पहला बच्चा था गस, एक 9 साल का बच्चा जो हाफ ह्यूमन और हाफ डियर था। वो अपने डैड के साथ नेब्रास्का के टाउन से दूर हट के जंगल में रहता था। उसके पापा बहुत धार्मिक और स्पिरिचुअल ख्यालों वाले थे और गस को हमेशा जंगल के बॉर्डर को पार करने से रोकते थे। वो बताते थे कि जंगल खत्म होते ही चारों तरफ आग ही आग है, पर गस की इच्छा थी उस आग के पार के लैंड्स को देखने की, वहां घूमने की। गस की कहानी प्लेग के 10 साल बाद स्टार्ट होती है, जहां एक दिन उसके पिता की अचानक से मौत हो जाती है किसी बीमारी के कारण और वो जंगल में अकेला रह जाता है। कुछ पोचर्स, कुछ शिकारी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और यहीं एंट्री होती है हमारे दूसरे लीड कैरेक्टर जेपर्ड की। जेपर्ड उन सारे लोगों को मारकर गस को बचा लेता है और उसे ऑफर करता है कि वो यहाँ से दूर उसे एक सेंचुरी में ले जाया जाएगा जहाँ पर हैबिट्स बच्चे बहुत ही हंसी खुशी रहते हैं। गस इसी उम्मीद में जेपर्ड के साथ सफ़र पर निकल जाता है। बात करें जेपर्ड की तो वो एक हट्टा कट्टा रफ एंड टफ टाइप पर्सन है। उसके क्रिएटर्स ने कहा था कि जेपर्ड के कैरेक्टर को ओल्ड पनिशर यानी कि पनिशर के पुराने वाले वर्जन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। जेपर्ड के चॉइसेस अजीब हैं, उसके डिसीजन पे उसका खुद का भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि उसका दिमाग कहीं और है। इसी जर्नी में हाइब्रिड से नफरत करने वाले लोगों का ग्रुप उन्हें बार बार अटैक करता है, पर जेपर्ड और गस दोनों एक दूसरे को बचाते रहते हैं। दोनों में एक रिलेशनशिप बनना स्टार्ट होता है और एक दिन मौका देखकर गस जेपर्ड के सारे कैंडीज और चॉकलेट्स खा जाता है, जिसके कारण जेपर्ड उसे नाम देता है स्वीट टूथ। इस जर्नी में वो बहुत सारे लोगों को बचाते हैं, बहुत सारे सर्वाइवर्स भी उनसे जुड़ते हैं और वो बहुत सारे औरतों को भी प्रोस्टिट्यूशन में फंसने से बचाते हैं। दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट है डॉक्टर सिंह, जो इस प्लेग के बारे में रिसर्च कर रहा है। अब क्योंकि आधे से ज़्यादा इंसान मर चुके हैं तो सारे ही रिसोर्सेज ठप हैं, पर इसी लिमिटेड बचे हुए रिसोर्सेज को यूज़ करके वो दिन रात प्लेग का इलाज ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इंसानों के पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। एक तरफ डॉक्टर सिंह प्लेग से डरा हुआ है तो दूसरी तरफ हाइब्रिड बच्चे उसे अमेजिंग लगते हैं। वो उनके बारे में जानना चाहता है, उन पर रिसर्च कर पता लगाना चाहता है कि आखिर हाइब्रिड्स इस प्लेग से कैसे बचे हुए हैं। डॉक्टर सिंह जिस फैसिलिटी में काम करते हैं उसका लीडर है एबॉट। एबॉट भी इंसानियत को इस प्लेग से बचाना चाहता है, पर वो सनकी है, उस पर सनक सवार है, वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये लोग प्रेग्नेंट लेडीज तक को पकड़ पकड़ कर उन पर रिसर्च करते हैं, ये देखने के लिए कि उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं जो उनके बच्चे हाइब्रिड्स हो रहे हैं। उसे लगता है कि हो ना हो इस प्लेग के पीछे इन सारे हाइब्रिड्स का जरूर हाथ है। दूसरी ओर गस के ख्वाबों का महल तब टूट जाता है जब उसे जेपर्ड किसी सेंचुरी में न ले जाकर एबॉट और डॉक्टर सिंह के हवाले कर देता है। उप्स। और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि एबॉट ने जेपर्ड की प्रेग्नेंट वाइफ पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कारण वो मर गई।
जेपर्ड को बंदी बनाकर बहुत दिनों तक रखा गया और अंत में जब थक कर जेपर्ड इस बात के लिए मान गया कि उसकी वाइफ की बची खुची बॉडी ही उसे दे दी जाए, जिस पर एबर्ट उसे ऑफर करता है कि वो उसकी बात मानेगा, वो उसकी वाइफ के बोन्स को, हड्डियों को उसे लौटा देगा, पर उसे किसी हाइब्रिड बच्चे को पकड़ कर लाना होगा और वो बच्चा इस केस में गस था। गस अब एक लैब रैट बन चुका था, उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे उसकी मर्जी के बिना, एक 8 साल के बच्चे पर। गस की एक लाइन बहुत ही पेनफुल है। वो कहता है कि मेरे पापा कहते थे इन जंगलों से कभी बाहर मत जाना, बाहर की दुनिया में राक्षस, पापी और बुरे लोग हैं। उन्हें एक बीमारी ने मुझसे छीन लिया और मैं अकेला रह गया। फिर मैं मिला मिस्टर जेपर्ड से, जो कि एक टफ बंदे हैं, और मैंने उन पर विश्वास करना सीखा। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे पापा गलत थे, पर अब लगता है कि वो हमेशा से सही थे और इस बाहर की दुनिया में बस दुख और मौत के सिवा कुछ नहीं है, और अब मैं भी इसका हिस्सा बन चुका हूं। इतने सारे दर्द और दहशत के बीच गस को मिलते हैं नए दोस्त, हाइब्रिड्स, जिन्हें पहले से एबर्ट की फैसिलिटी में बंदी बनाकर रखा गया था। इसमें से थे पिग गर्ल वैंडी, बॉबी और गुमसुम सा रहने वाला एक डियर बॉय बडी। डॉक्टर सिंह गस को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में घुसते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसके जन्म के बारे में और उसके पागल पिता के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। और अब सिंह को लगने लगता है कि हो ना हो इस एपोक्लिप्स के पीछे, इस एपोक्लिप्स का कारण गस के फादर ही हैं। वो जंगल में गस के घर जाता है, जहां गस के डैड द्वारा लिखी गई एक नए रिलीजन की बाइबल मिलती है, जिसे पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे डॉक्टर सिंह खुद बदलने लगता है, वो स्पिरिचुअल होने लगता है। इसके बाद जेपर्ड को भी अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है और वो एक टीम बनाकर सारे हाइब्रिड्स बच्चों को रेस्क्यू करता है, पर उन सारे रेस्क्यू बच्चों के साथ डॉक्टर सिंह भी आने को तैयार हो जाते हैं। उन लोगों का मानना था कि उनके सारे सवालों के जवाब अलास्का में हैं और फिर एक सफ़र स्टार्ट होता है। पर यह कहानी आंसर्स को खोजने के बारे में नहीं है और ना ही उस प्लेग को रोक सकने के बारे में है। ये कहानी है इंसानों की कहानियाँ ख़त्म होने के बारे में, और ये कहानी है नई कहानियाँ बनने के बारे में, हाइब्रिड्स की कहानियाँ। इंसानों ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, नेचर को ख़त्म करने की कोशिश की, पर वो खुद ही ख़त्म हो गया, जिसकी शुरुआत हुई इस प्लेग से और ह्यूमन एनिमल्स हाइब्रिड से, जो खुद आधा नेचर हैं और जंगल्स, पेड़ पौधे जिन्हें बहुत पसंद है। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि भले ही हम इतनी तरक्की कर लें, भले ही हम अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, पर एट लास्ट वी ऑल आर वन। हाइब्रिड्स में कन्वर्ट होकर वो फिर से नेचर में ही मिल गए, एक होकर। ये कहानी है गस और जेपर्ड की, जिन्होंने एक दूसरे की जिंदगी बदल दी और अब वो बचे हुए पूरे वर्ल्ड की जिंदगी बदल रहे हैं। ये कहानी प्लेग के सॉल्यूशन और मिस्ट्री के बारे में जानना नहीं है, बल्कि खत्म हो रहे इंसानों के डिसीजन के बारे में है कि क्या वो हाइब्रिड से नफरत करते रहेंगे या उनके साथ अच्छे से रहेंगे, क्योंकि आने वाला कल हाइब्रिड्स का है और इंसानों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कही जाने वाली हाइब्रिड्स की हिस्ट्री में वो एज अ विलन होंगे या एज अ सेवियर्स। उन्हें डिसाइड करना है कि वो अपनी लेगेसी किस तरह से हाइब्रिड्स को पास करते हैं। गस के फादर के बाइबल के लास्ट पेज पर लिखा था कि ये मेरे ड्रीम्स हैं और ये सच होकर रहेंगे, पर ये सब खत्म कैसे होगा मुझे उसका पता नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो इस किताब का आखिरी पेज लिखेगा। वो इसी बारे में था। एंड बिलीव मी गाइज, ये पूरी चीज़ें पूरे कॉमिक सीरीज के बस 5 से 6% है। आप खुद समझ सकते हैं कि 46 इशूज़ में इसे कितना डिटेल में एक्सप्लोर किया गया होगा। बात करें कॉमिक सीरीज़ की तो 46 इशूज़ में इस सिनारियो को बहुत अच्छे से डिटेल में दिखाया गया है। हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है और आपको इन मेजर स्टोरीज़ के अंदर भी अलग अलग स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी, मतलब स्टोरीज इनसाइड स्टोरी। कुल मिलाकर ये सीरीज़ निब्बा निब्बी टाइप लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको ओल्ड मैन लोगन जैसी चीज़ें पसंद आती है, द लास्ट ऑफ अस जैसी चीज़ें पसंद आती है, तो ये आपके लिए है। अगर आपको डार्क ग्रिटी स्टोरीज पसंद है, कुछ अलग कुछ नया देखना अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए है। नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज 4 जून को एयर होने वाली है, जिसके हर सीजन में 8 एपिसोड होंगे और बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो इस कॉमिक्स की स्टोरीज से थोड़ी डेविएट होकर अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करेंगे, जैसा कि हर कॉमिक्स बेस्ड टीवी सीरीज या मूवी में होता है। तो अगर आप सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो मार्क योर कैलेंडर, और अगर आपको कॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है
तो बस इंटरनेट पे ढूंढो मोशन कॉमिक्स। आई एम डैम श्योर कि ये सीरीज आपको हुक करके रखेगी। आशा करते हैं कि नेटफ्लिक्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस सीरीज के साथ जस्टिस करेंगे। मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन।